बाद में और इस बार का चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक परिवार ने राज किया है और 60 वर्ष राज करने के बाद हम लोगों को क्या हासिल हुआ, इस बात का भी चिंतन आप लोगों को करना चाहिए। इस 5 वर्ष से पहले का अगर हम समय देखें, शिलाई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल में 68 विधानसभाएं हैं। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो अंतिम विधानसभाएं 2-3 विधानसभाएं पिछड़ी आती थी, उनमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र आता था, जिसका कारण था कि हम लगातार एक ही परिवार को चुनकर भेज रहे और उनको लगता था कि यहाँ पर विकास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग विकास के नाम से वोट नहीं देते। लेकिन इस 5 वर्ष के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। मैं बेशक चुनाव हार गया, लेकिन हारने के बाद भी हमने इस विधानसभा में वो सब करके दिया है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र की चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है। विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र चलते हैं, वहां पर भी विकास को लेकर शिलाई विधानसभा की चर्चा होती है। आप हिमाचल के किसी विधानसभा के अंदर चले जाओ, वहां पर लोग शिलाई विधानसभा की चर्चा करते हैं कि जितना विकास इस 5 साल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में सिराज को छोड़कर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, उसके बराबर शिलाई विधानसभा में विकास हुआ। हमने आपको एक बुकलेट दी है, किताब दी, इसके अंदर हमने 5 वर्ष की उपलब्धियां लिखी है। वो भी बहुत कम लिखी है, अगर हम पूरी लिखेंगे तो एक पूरी इतनी मोटी किताब बन जाएगी। कोई क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर आप लोगों ने जो मांगा हमने देने का प्रयास किया। आज से पहले शिलाई विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक डिवीजन, पिडोली का डिवीजन था, उसके अलावा शिलाई में कोई डिवीजन नहीं था। और हमने इस 5 वर्ष के अंदर चुनाव हारने के बाद वो सब आप लोगों को करके दिया है। चाहे कफोटा के अंदर एसडीएम का कार्यालय हो, चाहे कमरों के अंदर ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे शिलाई के अंदर आईपीएच का डिवीजन हो, चाहे शिलाई के अंदर बिजली का डिवीजन हो, चाहे शिलाई के अंदर डीएसपी का ऑफिस हो, चाहे शिलाई के अंदर सिविल कोर्ट हो, चाहे स्तौन के अंदर डिग्री कॉलेज हो, चाहे स्तौन के अंदर सब तहसील। हमने कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं छोड़ा है। आप रौनाट चले जाइए, रौनाट में वहां के लोगों ने जो मांगा हमने उनको दिया। टिम्बी चले जाओ, टिम्बी के लोगों ने जो मांगा हमने उनको हो दिया है। पिडोली का सब डिवीजन टिम्बी के अंदर है। 1 करोड़ से अधिक लागत से आईपीएच का रेस्ट हाउस वहां पर बन रहा है, सब्जी मंडी वहां पर बन रही है। 2 दिन के लिए नायब तहसीलदार टिम्बी के अंदर बैठता है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं अछूता रहा जहां पर हमने विकास का कार्य नहीं किया। और उसके ऊपर सबसे बड़ी जिसके यहाँ पर सब लोगों ने जिसकी चर्चा की है, अगर वो काम भी नहीं होता फिर भी हमने उसके अलावा भी शिलाई विधानसभा में इतना अभूतपूर्व विकास किया है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा काम जो इस विधानसभा का और पूरे गिरिपार का हुआ है कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय कराने के लिए पिछले 55 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे से पहले बहुत सारे लोग इस काम में लगे थे,
उनमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में भी नहीं है और बहुत सारे लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नौकरियों से रिटायर हो गए। 55 वर्ष की लगातार लड़ाई, जैसा भाई राजेंद्र जी ने कहा, जो आज हमारे बीच में रेणुका से आए हैं, भाई सूर्य जी, कि अब हम सोच भी नहीं सकते थे कि जनजातीय हमारा होगा। मैं खुद भी नहीं मानता था कि जनजातीय हो जाएगा। कई बार केंद्रीय हटी समिति के लोग मेरे से मिलते थे, मैं इनको कहता था कि अब इस मुद्दे को आप छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता है। इन लोगों ने एक दिन मेरे घर आकर मुझसे कहा कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए और आप इसको लीड करिए, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध है, आप उस संबंध का लाभ उठाइए। और हमारे जनता, जो 55 वर्षों से हमारे नौजवान इस बात के लिए तरस रहे थे कि हमारा ये मुद्दा कब पूरा होगा, मैंने इनको कहा इस बार हम इस लड़ाई को अंतिम मोड़ तक लेकर जाएंगे। या तो इस मुद्दे को हमेशा के लिए बंद कर देंगे या इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद माघ खुमलियों का दौर शुरू हुआ। शिलाई के अंदर 24 जनवरी को जब माघ खुमली हुई, उसमें केंद्रीय हटी समिति ने सभी लोगों को वहां पर बुलाया था। जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चुने हुए विधायक है, उनको भी बुलाया था। जो हम लोग दूसरी पार्टी के लोग थे, उनको भी वहां पर बुलाया था। मैंने उस दिन एक बात वहां पर कही थी, अब इस लड़ाई को हम अंतिम तक लेकर जाएंगे। उसके लिए अगर राजनीति भी हमारे रास्ते में आएगी तो हम राजनीति को भी छोड़ देंगे, अपने लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उस दिन शिलाई के अंदर जो हमारे वर्तमान में विधायक है, उन्होंने भी वहां पर यही बात कही थी, इस लड़ाई के लिए मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा, ये मुद्दा होना चाहिए, गिरिपार जनजातीय होना चाहिए। और उसके बाद हमने मुहिम आगे बढ़ाई। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, विस्तार से एक डेपुटेशन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, विस्तार से उनको बात बताई गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुद्दे को लेकर दिल्ली चले गए। और जब दिल्ली दरबार के अंदर चले गए, वहां पर लगातार प्रयास किया। इस बीच एक और घटना होगी, एक माघ खुमली के दौरान मैंने कहा कि अगर इस बार ये मुद्दा नहीं होगा तो मैं जनता के बीच में वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मुझे बहुत सारे मेरे मित्र लोगों के फोन आए कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो मुद्दा 55 वर्षों से नहीं हुआ, और आपने अपना राजनीतिक जीवन भी दांव पर लगा दिया। मुझे रात को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, जब उन्होंने पढ़ा सोशल मीडिया के अंदर कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। चुनाव का समय है, टिकट के लिए लोग आजकल लाइन लगाकर रहते हैं, सुबह शाम मिलते हैं कि हमको टिकट चाहिए, और आपने 5 साल में इतने विकास के कार्य शिलाई के अंदर करवाए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं अगर ये मुद्दा नहीं होगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हमारे क्षेत्र के नौजवानों का रोजगार का मुद्दा है, ये हमारे क्षेत्र के विकास का मुद्दा है। और इस मुद्दे के लिए मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं गिरिपार की 154 पंचायत के लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमते हैं, हमारे नौजवान अच्छी पढ़ाई करके फैक्ट्रियों के अंदर धक्के खा रहे हैं, कुछ नौजवान पढ़ लिख कर अपना काम कारोबार कर रहे हैं, उनको रोजगार के लिए मैं उनके साथ सड़कों पर भी उतरूंगा। इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कैसा हो मुझे तो वर जैसा हो, हाथी का नेता कैसा हो मुझे तो वर जैसा हो। और उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। और जैसे ये लड़ाई हमने आगे बढ़ाई, हाटी कम्युनिटी की जब रजिस्ट्रेशन आरजीआई के अंदर हो गई, उसके बाद जो नेता, जो हमारे विधायक जी है, जो कह रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, उसके बाद उन्होंने हमारे दलित समाज के लोगों को भड़काने का काम शुरू किया। हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों के बीच में उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों को, उनको भड़काने का काम शुरू किया।
उनकी मदद की गई, उनको पैसे भी दिए गए, उनके लिए साधन दिए गए और उनको कहा गया कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा, आपके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा। और हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों ने भी एक आंदोलन खड़ा कर दिया, उन्होंने भी अपनी रैलियां कर दी, हाई कोर्ट के अंदर चले गए, दिल्ली के अंदर एससी कमीशन के अंदर चले गए कि हमें जनजातीय नहीं चाहिए, हमारे अधिकारों का हनन होगा। हमने हर मंच से उनसे निवेदन किया कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपका कोई भी अधिकार हम खत्म नहीं होने देंगे, आप हमसे बात करिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और अंत में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि अगर गिरिपार के अनुसूचित जाति के भाई नहीं चाहते हैं कि हमको जनजातीय होना है, तो उनको उसमें से बाहर निकाल दिया गया। और अंततः जो कैबिनेट का फैसला आया उसमें हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों को बाहर किया गया और बाकी हमारा सभी गिरिपार क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उनको जनजाति का दर्जा मिल गया। लेकिन भ्रम फैलाने वाले लोग उसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने फिर भी भ्रम फैलाने का काम जारी रखा कि आपके अधिकारों का हनन होगा, आपकी एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी, आपका पंचायतों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो भ्रम भी आदरणीय अमित शाह जी ने स्तवन के अंदर आकर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कलम से लिखा है कि गिरिपार के अनुसूचित जाति के भाई लोगों का ना आरक्षण खत्म होगा, ना एट्रोसिटी का अधिकार खत्म होगा। उसके बाद भी वो नहीं रुकी, हमारे ओबीसी के भाई लोगों को भड़काने का काम शुरू कर दिया। जब उनको लगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की तो बात खत्म हो गई है, हमारे ओबीसी के भाई लोगों को बोलने लगे कि आपका आरक्षण कम हो गया है। मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, ओबीसी के भाई जहां जहां भी मुझे मिलते हैं, मैं बात करता हूं, जब वो मुझसे बात करते हैं कि हमारा ये विषय है, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है और हमारे ओबीसी भाइयों का जो आपका आरक्षण है, आप अगर चाहेंगे जो आरक्षण आपको पहले मिलता था वही आरक्षण हम आपको फिर से भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये विरोधी नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पार्टी विरोधी नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि उनको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदेश का मामला है। प्रदेश सरकार दोनों सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर सकती है, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको जनजाति का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें भी आप लोग रहना चाहेंगे उसी का लाभ आप लोग ले सकते हैं। आप जो और क्षेत्र देश के अंदर जनजाति है, आप वहाँ का रिकॉर्ड मंगा कर देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार से कई जातियां हैं, लेकिन उनको आरक्षण प्रदेश के अंदर उस हिसाब से मिलता है, अपनी जाति का भी वो ले सकते हैं और जनजाति का भी ले सकते हैं, जिसमें उनको ठीक रहेगा, उनको वो लाभ मिलेगा। लेकिन ये चुनाव का समय है, कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो या तो मेरी बुराई करने लग जाएंगे या फिर कहेंगे कि कुछ नहीं यहाँ पर हुआ। सिर्फ उनको एक ही बात सिखाई गई है, जैसे यहाँ पर प्रधान जी कह रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को एक बात बोली है कि आपने जाकर झूठ बोलना है लोगों के अंदर, क्योंकि शिलाई के अंदर विधायक जी कहते हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि विधायक जी ने अपने कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि अब हम इस बार कैसा प्रचार करेंगे, शिलाई के अंदर इतना विकास हुआ है जिसकी चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, शिलाई की जनता भी जानती है, इतने बड़े बड़े काम इस विधानसभा के अंदर हुए हैं। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप सिर्फ जनता के बीच में जाकर झूठ फैलाइए, क्योंकि शिलाई की जनता मूर्ख जनता है। 60 साल से मैंने और मेरे बाप ने इनको बेवकूफ बनाया है, इस बार फिर से इनको बेवकूफ बनाओ, इनको झूठ बोलो कि कुछ नहीं हुआ है, ना हाटी हुआ है, ना और विकास हुआ है, उनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है, जिन लोगों को काम के लिए पोटा जाना पड़ता था, आज वो एसडीएम का काम कपोटा में कराते हैं। जिन लोगों को ब्लॉक में जाना पड़ता था, आज वो सिर्फ कमरों तक जाते हैं। जिन लोगों को बिजली के एक्शन के पास जाना पड़ता था, आज वो सिलाई जाकर अपना काम कराते हैं। जिन लोगों को आईपीएस का काम कराना पड़ता है, आज वो सिलाई डिवीजन में जाते हैं। जिन लोगों को कोर्ट के काम से पोटा जाना पड़ता था, आज वो सिलाई में जाते हैं। आज सिलाई की जनता जागरूक हो चुकी है, हमारे नौजवान साथी जागरूक हो चुके हैं।
उनको मालूम है कि विकास किसको कहते हैं। उनको ये लग रहा है कि हमको 60 साल यहाँ पर लूटा गया है। जिन लोगों ने 60 साल राज किया उन्होंने मात्र हमारे लोगों को ठगने का काम किया। मेरा आप लोगों से मात्र एक निवेदन है, इस बार गलती नहीं करनी। 2017 में हमसे गलती हो गई, लेकिन इस बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप लोगों ने सर्वे देखे होंगे, टीवी के अंदर सर्वे आ रहे हैं, मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा। सभी सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है। आप गलती मत करना कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और विधायक यहाँ से कांग्रेस का भेज देंगे, फिर आप 5 साल कहते रहेंगे काम नहीं हुए। इस बार तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से काम करा दिए, अगली बार तो मुझे भी कहेंगे कि यार अब आप ही घर बैठ जाओ। जब लोग नहीं मान रहे इतना काम करने के बाद भी, तो मुंह हाथ ढूंढते ठीक है नमस्कार क्यों मुझे रिश्तेदारी बरकरार रखेंगे, बाकी वही अपना अपना हिसाब किताब देखो। जब इतना काम करके भी, इतना काम करने के बाद भी अगर हमारी जनता फिर भी किंतु परंतु करेगी तो फिर तो बहुत ही दुख का विषय है। कमर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सरकार ने इतने बड़े बड़े विकास के कार्य किए हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किए। हमारी माताओं बहनों के लिए गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे माननीय जयराम ठाकुर जी ने मुफ्त में आपके घर तक पहुंचा कर दिए हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कांग्रेस के समय में 80 साल में बिना इनकम सर्टिफिकेट के लगती थी, लेकिन 80 साल तक बहुत कम लोग जीवित रहते हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस उम्र को घटाकर जो है 60 साल कर दिया है। 60 साल का जो भी व्यक्ति होगा, जो भी बुजुर्ग 60 साल का होगा, उसको मात्र एक फार्म भरना है और बिना इनकम के आपको 1000 की पेंशन माननीय जयराम ठाकुर जी आपके घर तक आपको पहुंचा कर दे रहे हैं। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, प्रदेश सरकार और हमारी देश की सरकार ने आयुष्मान भारत और हिम केयर कार्ड के नाम से एक इतना सा कार्ड आप लोग बनाकर रखते हैं। उस कार्ड से आप किसी भी अस्पताल के अंदर जाएंगे, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना पैसे के आप लोगों का। ऐसी सरकारें आज देश और प्रदेश के अंदर है। किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में माननीय मोदी जी 6-6 हजार रुपए साल के भेज रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, जब ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है तब तो आप सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप बैंक में चले जाना, जैसे मोदी जी पैसे डालते हैं सबसे पहले कांग्रेस के लोग मिलेंगे बैंक में खड़े कि जो पैसे आ गए मोदी वाले। पैसे तो उनको बढ़िया लगते हैं पर वोट नहीं देने जब पाप भी लगना उनमें। अब इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपने पहले भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर हमेशा आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है, मुझे प्यार दिया है। हमने भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। बहुत सारी कमियां रह भी सकती है, लेकिन ये विकास की निरंतर प्रक्रिया है। सरकार बन रही है प्रदेश के अंदर, कोटा पार्क की जो कमी विकास की रह गई है, मैं इस मंच से आज सब लोगों के सामने कहकर जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा जब शिलाई विधानसभा क्षेत्र का होगा, आपकी जो भी मांग है, चाहे आपकी पीएससी की मांग है, चाहे आपकी और विकास की बात है, सबसे पहले कोटा पार्क का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, आपका विकास हम पूरा करा कर देंगे। जिंदाबाद 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 कमर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जो 15 परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं पार्टी के अंदर, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान पार्टी के अंदर रखा जाए। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इस बार शिलाई विधानसभा में हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कितने अधिक वोटों से आप लोग यहाँ पे जितवाएंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगे कि हमने गिरिपार के लोगों का जो संघर्ष 55 साल से चला था, हमने अगर उस संघर्ष को पूरा किया है, उनको जनजाति का दर्जा दिया है, तो गिरिपार के लोगों ने भी दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाया है। यही निवेदन मैं आप लोगों से करने आया हूँ। तो इस बार आप लोग गलती ना करें। हमारे बिजली के बिल कितने आते थे पहले?
अब सारे बिल माफ कर दिए हैं। जयराम ठाकुर जी ने बिजली का बिल गांव में माफ कर दिया है। 125 यूनिट तक बिजली फ्री में है, कोई बिल आपको नहीं देना पड़े। हमारी माताओं बहनों के लिए सरकारी बसों में आधा किराया कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, आप सब लोग उन योजनाओं को जानते भी, लेकिन चुनाव में गुमराह किया जाता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि गुमराह मत होइए। उन झूठे लोगों से आप लोगों ने बचना है जो झूठा प्रचार कर रहे हैं। इस बार का वोट विकास के नाम पर वोट आप लोगों ने डालना है। यहाँ पर भाई मामराज जी ठीक कह रहे थे, आप उनका कहीं भी प्रचार सुन लेना, विकास के नाम पर वो कोई बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं, कहीं पर जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि जनजाति हुआ ही नहीं। दूसरे गांव में जाएंगे जहाँ हमारे हरिजन भाई या अनुसूचित जाति के भाई रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ओबीसी के भाइयों में जाएंगे, उनको बोलेंगे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनसे पहले एक बात पूछ लीजिए कि जनजाति हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं पर बोलते हैं हो गया है, कहीं पर बोलते हैं नहीं हुआ है। और जिस दिन हुआ था उस दिन उन्होंने भी अपने मोबाइल में लिखा था कि मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, और आप लोगों को बधाई दी थी कि आप जनजाति हुए हैं, लेकिन अब बदल गए, पलट गए। इसलिए आजकल लोग बहुत समझदार हैं। आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों को बधाई दे रहे हैं कि गिरिपार के नौजवानों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई है जनजातीय होने से। आदरणीय अमित शाह जी आपके क्षेत्र में आकर आपको बधाई दे रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। आप जौसार में जाकर देखिए, उदाहरण देखिए। आज मैं मोबाइल में पढ़ रहा था, जौसार की एक बेटी आरबीआई में उसको नौकरी मिली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर लगी है, सिर्फ जनजाति की वजह से। बहुत सारे वहाँ ऐसे अफसर हैं, आप लोग एक बार जरूर वहाँ पर घूम कर आना। गए भी होंगे बहुत सारे लोग। ऐसा कोई परिवार नहीं है वहाँ पर जिस घर से 2, 3, 4, 5, 10 लोग नौकरी में नहीं है। 500 से अधिक तो वहाँ पर आईएएस और आईपीएस अफसर लगे हुए जौसार के अंदर। तो आप अनुमान लगाओ, एक साल के अंदर आपने देखना इस विधानसभा से भी हमारे कितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छे अफसर बनेंगे। तब हमको अनुमान होगा कि हमें क्या क्या इसके लाभ मिलेंगे। स्कूलों में वजीफा मिलेगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए। पहले हम पैसे देते थे, अब हमको पैसे उल्टे सरकार देगी। जनजाति होने से वजीफा हमारे बच्चों को मिलेगा। किसी भी संस्थान में आप लोग जाएंगे, वहाँ आपको अलग से सुविधाएं मिलेगी, अलग से आपका कोटा होगा, चाहे हॉस्टल में रहने का, चाहे एडमिशन का। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमारे जो पोटा साहब के आदरणीय विधायक चौधरी सुखराम जी, उनकी बेटी ने डॉक्टरी का जो टेस्ट होता है वो दिया था, एमबीबीएस का। ओबीसी में वो लोग भी आते हैं, लेकिन जो ओबीसी और जनरल की जो मेरिट गई थी वो 472 की लास्ट मेरिट गई थी। यानी जिस बच्चे के 472 नंबर आए थे वही बच्चा स्वर्ण का और ओबीसी का उसमें डॉक्टरी में निकला था। लेकिन जो जनजाति के बच्चे थे, जिस बच्चे के 272 नंबर थे, वो भी डॉक्टरी में सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र का था। आप लगाइए कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर हमको आने वाले समय में दिखे। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, समय भी बहुत हो गया है, अब भूख बुला रहे पर चुनाव का समय थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अब आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे पास 10-12 दिन का समय बचा है। सभी लोग मेहनत करें, हर जगह फोन करें, विशेषकर मेरी